गाइस, मॉब लिंचिंग का मतलब पता है आपको? कि भीड़ द्वारा किसी की हत्या कर दी गई। और आपको पता है कि भीड़ को कभी कोई सजा नहीं होती है। तो हमारी कंट्री के अंदर मॉब लिंचिंग की केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहा है। इसको लेकर एक कानून बनाने की काफी ज्यादा आवश्यकता है। इसको लेकर एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल सामने आया है। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी 18 दिसंबर को सिख संगत यानी कि सिख धर्म के भक्तों द्वारा अमृतसर के श्री हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा यानी कि जो गोल्डन टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर जो अमृतसर में है, यहां पे सिख धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का अनादर करने का कथित रूप से प्रयास करने पर एक व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, यानी कि मॉब लिंचिंग हो गई। रिपोर्ट के अनुसार हत्या करने वाले ग्रुप यानी कि समूह का आरोप है कि वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को अपवित्र करने की कोशिश कर रहा था। और गाइस, बताया जा रहा है कि ये पहली बार ऐसा नहीं है कि सिख धर्म में जो पवित्र पुस्तक हमें देखने को मिल रही है, इसके संबंध में किसी की हत्या हुई हो। हाल ही के दिनों में इस तरह की मॉब लिंचिंग की घटनाएं बहुत सारी हो चुकी हैं। फिर भी लोगों द्वारा कानून को अपने हाथों में लेने और पवित्र पुस्तक का अनादर करने के आरोप में लिंचिंग करने के बारे में किसी भी राजनीतिक नेता या पुलिस ने एक शब्द भी नहीं कहा है। मतलब कि किसी ने भी इस पर स्ट्रेस नहीं डाला है कि मॉब लिंचिंग इंडिया से एंड होनी चाहिए। क्योंकि मॉब लिंचिंग के केसेस बहुत सारे हैं। एक मैं यानी कि इस टॉपिक से थोड़ा सा हटकर एक चीज मैं आपको बताता हूं, एक घटना आपको बताता हूं। आपको खुद हैरान होगा कि किस तरीके की घटनाएं जो है वो हो रही है। ये आज से 2-3 साल पुरानी बात है। एक्चुअली हुआ ये था कि आपस में आपको पता होगा दोस्ती लोग मस्ती करते हैं। कॉलेज वगैरह के किड जो होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, मस्ती करते हैं। आपके भी आसपास कोई दोस्त होंगे तो इस प्रकार की मस्ती चलती रहती है। इन्होंने क्या किया कि मस्ती के तौर पर एक लड़के की फोटो, अपने ग्रुप के एक लड़के की फोटो जो है वो डाली और नीचे व्हाट्सएप पर लिख दिया कि इससे सावधान रहे, ये बच्चे पकड़ने वाला लड़का है। राइट, इससे सभी लोग सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए, जहां दिखाई दे अपने नजदीकी पुलिस थाने में इसकी रिपोर्ट करें या सूचित करें नजदीकी पुलिस थाने में। तो ऐसे करके एक व्यक्ति ने मैसेज बना दिया, अपने ग्रुप में डाल दिया। अब वो मैसेज वायरल हो गया। अब भाई साहब, वो जो व्यक्ति था जिसकी वो फोटो थी, ये गांव से गुजरा। अब गांव के लोगों ने इसको पहचान लिया व्हाट्सएप पर इसकी तस्वीर देखकर। उस बच्चे को, मुश्किल से कॉलेज का बच्चा था, उस बच्चे को गांव वालों ने पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। उसका आरोप भी नहीं था। एक यहां पर दो केसेस सामने आ गए। एक तो मॉब लिंचिंग का केस, दूसरा केस कौन सा है? दूसरा केस है फेक न्यूज का या फेक मीडिया का, इस प्रकार की फेक आर्टिकल्स का। तो ये ऐसे दो केसेस सामने हैं। तो हमारी कंट्री में दोनों ही बहुत ज्यादा मात्रा में, फेक न्यूज भी बहुत तेजी से स्प्रेड होती है और इस प्रकार की जो घटना है मॉब लिंचिंग की, ये भी बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलती है। तो इस पर रोक लगाने की सख्त आवश्यकता है। इस पर एक कानून, कठोर कानून बनाने की सख्त आवश्यकता है और वही इस आर्टिकल के तहत हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो मॉब लिंचिंग की अभी रीसेंट जो घटनाएं हैं, रीसेंट इंसिडेंट्स जो हमें देखने को मिले, इस पर अगर हम लोग थोड़ा गौर फरमाएं और तो पिछले महीने आसाम में एक 23 वर्ष के छात्र नेता की भीड़ ने कथित तौर पर हत्या कर दी। अक्टूबर के महीने में एक व्यक्ति की कथित रूप से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। उसके अंगों को काट दिया गया और 3 कृषि कानून के खिलाफ किसानों के विरोध स्थल सिंधु बॉर्डर पर उसे मरने के लिए छोड़ दिया। यार, लोग मतलब एक व्यक्ति को काट कर लटका दिया था यार, पुलिस बैरिकेड में। आप सोचिए। आपको पता होगा, शायद आप में से काफी सारे लोगों ने इस न्यूज पर गौर किया होगा। ये कुछ समय पहले की न्यूज थी, जिस समय किसान आंदोलन हम लोग को चल रहा था। किसान जो है वो बैठे हुए थे, धरने पर बैठे हुए थे। तो वहां पर पुलिस बैरिकेड पर एक व्यक्ति की जो पूरे यानी कि चीथड़े कर दिए उस व्यक्ति के, उसके हाथ पैर काट के लटका दिए। अब देखो, इस प्रकार की क्रूएल्टी, ये तो हत्या भी नहीं कहेंगे आप इसको, तो क्रूएल्टी कहेंगे इस प्रकार की चीज को, इस प्रकार की घटना को, कि किस तरीके से एक व्यक्ति के हाथ पैर काट के लटका दिया। यार, ये तो इंसानियत के नाम पर धब्बे वाली चीज है। अगस्त महीने में इंदौर में एक चूड़ी विक्रेता को कथित तौर पर अपनी पहचान छिपाने पर भीड़ ने पीटा था। यह व्यक्ति किसी तरह जीवित बच गया और बाद में उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, यानी कि जुडिशियल कस्टडी में उसको, व्यक्ति को भेज दिया गया उसकी जान बचाने के लिए। और इस साल मई में गुरुग्राम के एक 25 वर्षीय व्यक्ति दवा खरीदने के लिए बाहर गया था। उसी दौरान कथित तौर पर उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई। देखिए, इस प्रकार की घटनाएं कितनी ज्यादा हमें देखने को मिल रही है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि लिंचिंग क्या है, लिंचिंग का तात्पर्य क्या है, क्या होता है ये लिंचिंग, तो देखिए, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, खान पान, यौन अभिरुचि
यानी कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन, राजनीतिक संबंधता, पॉलिटिकल एफिलिएशन, जातीय अथवा किसी अन्य संबंध आधार पर भीड़ द्वारा नियोजित अथवा तत्कालिक हिंसा या हिंसा भड़काने वाले कृत्यों आदि को मॉब लिंचिंग कहा जाता है। मतलब कि मॉब लिंचिंग का सिंपल सॉर्टेड तरीके से मतलब है कि भीड़ ने मिलकर किसी व्यक्ति की हत्या कर दी या उसको मारने की कोशिश करी, प्रयास किया, तो इट इज कॉल्ड मॉब लिंचिंग। इसमें अनियंत्रित भीड़ द्वारा किसी दोषी को उसके किए अपराध के लिए या कभी कभी मात्र अफवाहों के आधार पर ही बिना अपराध किए भी तत्काल सजा दी जाए अथवा उसे पीट पीट कर मार डाला जाए, तो ऐसी चीज को हम लोग मॉब लिंचिंग कहते हैं। बात समझे आप? मतलब फेक न्यूज पर भी मॉब लिंचिंग का केस सामने आ जाता है। देखिए, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले एक स्टोरी बताई थी वो बच्चे की, जिसके दोस्तों ने मजाक के तौर पर बस उसका व्हाट्सएप पर फोटो डाली और देखिए उसके साथ क्या घटना हो गई। तो इसलिए कहते हैं कभी कभी मजाक जो होता है ना, वो कई बार भारी पड़ जाता है। एक मजाक के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई, सोचिए आप। सोचने वाली बात है ये सब। एंड किस प्रकार से ये केसेस जो है वो हैंडल किए जाते हैं, यानी कि जो ऐसे मॉब लिंचिंग के केसेस होते हैं, तो अभी हमारे पास भारतीय दंड विधान संहिता जो है, इंडियन पीनल कोड जो हम लोग को देखने को मिलती है, आईपीसी, इसके तहत इस प्रकार की घटनाओं के लिए कोई अलग परिभाषा नहीं है। लिंचिंग की घटनाओं से आईपीसी की धारा 300 और 302 के तहत निपटा जाता है। तो बता सकते हैं आप मुझे कि धारा 302 और 300 धारा जो है वो किससे एसोसिएटेड है? तो धारा 302 के तहत जो कोई भी किसी व्यक्ति की हत्या करता है तो उसे मृत्यु दंड या आजीवन कारावास यानी कि लाइफ टाइम इंप्रिजमेंट और साथ ही आर्थिक दंड से दंडित किया जाता है, यानी कि उसको कुछ मॉनिटरी फाइन वगैरह भी जो है वो भरना पड़ता है, राइट। और हत्या करना एक गैर जमानती, संज्ञेय और गैर क्षमनीय अपराध है। कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस ही हम लोग को देखने को मिलता है हत्या करना। ये बात आप सभी लोग जानते हैं। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की भी कुछ गाइडलाइंस है इससे रिलेटेड कि लिंचिंग के लिए एक अलग अपराध होना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया, यह भी कहा कि जो ट्रायल कोर्ट्स होती हैं उसको आमतौर पर भीड़ की हिंसा के मामले में एक कठोर उदाहरण स्थापित करने के लिए आरोपी व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने पर अधिकतम सजा देनी चाहिए। यानी कि जो ट्रायल कोर्ट्स हैं, अगर इस प्रकार की घटना ट्रायल कोर्ट के सामने आती है तो जो दोषी है तो उसको ट्रायल कोर्ट जो है वो कड़ी से कड़ी सजा सुनाए और एक एग्जाम्पल सेट करे, राइट, कि इस प्रकार की घटना देश में दूसरी फिर से ना दोहराए। और राज्य सरकारों को भीड़ की हिंसा और लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के उपाय करने के लिए प्रत्येक जिले में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को नामित करना चाहिए, यानी कि एक सीनियर पुलिस ऑफिसर होने चाहिए जो मॉब लिंचिंग के केसेस को हैंडल करें। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस प्रकार के ऑफिसर अलग से जो है वो अपॉइंट करने की आवश्यकता के बारे में जो है वो स्ट्रेस डाला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। इवन राज्य सरकारों को उन जिलों, उपमंडलों और गांव की पहचान करने की जरूरत है जहां हाल ही के दिनों में लिंचिंग और भीड़ की हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। नोडल अधिकारी लिंचिंग और भीड़ हिंसा से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए रणनीति तैयार करने के लिए किसी भी अंतर जिला समन्वय यानी कि इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन मुद्दों के बारे में डीजीपी के ध्यान में लाएंगे। मतलब कि जो भी ऑफिसर मॉब लिंचिंग के केसेस को हैंडल कर रहे हैं, तुरंत, जैसे कि एक घटना हुई मॉब लिंचिंग की, ऑफिसर ने देखा कि यार ये घटना हो रही है मॉब लिंचिंग की, तुरंत ऑफिसर डीजीपी को रिपोर्ट करे अपने, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है, यानी कि सीनियर मोस्ट ऑफिसर को तुरंत जो है वो उसको रिपोर्ट करना है। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और जैसे ही पुलिस अधिकारी भीड़ को देखते हैं कि यार ये भीड़ जो है वो हिंसा करने के लिए रेडी हो रही है, राइट, तो तुरंत उस पुलिस अधिकारी का कार्य होगा तुरंत के तुरंत ऐसी भीड़ को तितर बितर करे, हटाए। और मॉब लिंचिंग के गंभीर परिणामों के बारे में केंद्र और राज्य सरकारें रेडियो, टेलीविजन और अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित करें। मतलब कि सभी लोगों को जो है वो आगाह किया जाए, इस मॉब लिंचिंग के केसेस के बारे में बताया जाए, जिससे कि लोगों के बीच में भी अवेयरनेस हो, पता लगे, लोग खुद भी अपने आप को सुरक्षित करें और मॉब लिंचिंग की घटनाएं जो हैं उनको रोकने का भी प्रयास करें। क्योंकि होता यही है, अगर पब्लिक, जैसे भीड़ है, अब भीड़ एकदम से गुस्सा हो रही है, उस बीच अगर आप समझिएगा, कुछ समझदार लोग अगर कॉम्प्रोमाइज कराने के लिए या खड़े होकर अपनी आवाज उठा देंगे, नहीं नहीं शांत हो जाइए आप, चलो इसको थाने भेजेंगे हम, मतलब उसको, व्यक्ति को, दोषी को मारने की जगह कि भीड़ उस पर अपना क्योंकि होता है कई बार, अब जैसे देख रहे हैं कि किसी ने चोरी करी, पकड़ा गया चोर, ठीक है, अब पब्लिक ने मारना शुरू किया। लोग, भैया मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, लोग रुक रुक के मारते हैं। अब लोग जा रहे हैं घर से, लड़के जा रहे हैं,
घर परिवार से अपने लड़की जा रही है, ऑफिस के अंदर उनको बॉस ने चिल्ला दिया, पूरा गुस्सा उस व्यक्ति के ऊपर निकालते हैं लोग। उनको तो बस मौका चाहिए लोगों को कि किसी को पीटने का, किसी को गाली बकने का। ये लोगों के यहाँ, लोगों के जहन में है ये वाली चीज। आप लोग सभी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, यू गाइज आर इंटेलिजेंट, यू गाइज आर एथिकली वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं आप लोग, ब्यूरोक्रेट ऑफिसर लाइक पर्सनालिटी आपके अंदर, इसलिए आपकी ये ऐसी सोच नहीं है। बट मैंने देखा है लोगों को, लोग को बस मौका चाहिए गाली। और इवन शायद आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बताएं नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि इस प्रकार की चीज, लोग तो मौका ढूंढते हैं यार, कि उनको तो बस पीटने के लिए बस मौका चाहिए, कोई मिल जाए पीटने के लिए, बस लोगों को मौका चाहिए। और ऐसे केसेस में ये छोटे से जो मौका होता है ना, ये किसी की जान ले लेता है। अब भीड़ को तो जेल में डाला नहीं जा सकता है ना, भीड़ को तो सजा नहीं होती, बस यही चीज है। मारा पीटा, मर गया सामने, निकल ली भीड़, गायब सबके सब। और राज्य पुलिस द्वारा किए गए उपायों के बावजूद यदि स्थानीय पुलिस के ध्यान में यह आता है कि लिंचिंग या भीड़ की हिंसा की घटना हुई है, तो अधिकार क्षेत्र का पुलिस स्टेशन तुरंत एफआईआर दर्ज करेगा। पहली बात तो जैसी वायरलेस पे किया एक पुलिस वाले ने कि ये फलाना क्षेत्र पर जो है ये मॉब लिंचिंग की घटना हो रही है, भीड़ जो है वो एकदम से आक्रोश में आकर एक व्यक्ति को मार रही है, इस प्रकार की जैसी वो हुई रेडियो पर, मतलब पुलिस के जो रेडियो होता है वायरलेस, उस पर जैसी ये न्यूज गई, डीजीपी तक न्यूज पहुंची, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस दौरान पूरे आसपास के एरिया पे तुरंत जो है वो न्यूज पहुंचाई जाए कि किस क्षेत्र पे हो रही है, और जिस क्षेत्र पे ये घटना हुई उस क्षेत्र का जो पुलिस थाना है वो तुरंत जो है वो एफआईआर दर्ज करे उस घटना से रिलेटेड, है ना, और तुरंत कार्रवाई पे जो है वो निकल पड़े। और राज्य सरकारें सीआरपीसी की धारा 357 ए के प्रावधानों के आलोक में लिंचिंग या भीड़ हिंसा पीड़ित मुआवजा योजना तैयार करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह तक बोला है कि भैया आप विक्टिम कंपनसेशन स्कीम तैयार करें कि जो विक्टिम है, यानी कि जो लोग इस घटना में जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है, राइट, तो या फिर जिन लोग को गंभीर चोट पहुंची है तो उनका इलाज कराएं, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है तो उनके परिजन को जो है वो कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाए। क्योंकि आपको नहीं पता, हो सकता है कि जिसकी जान चली गई वो एक लौता अपने परिवार में कमाने वाला हो, फिर क्या होगा उसके परिवार का, है ना। तो ये चीज है, तो इसलिए विक्टिम कंपनसेशन स्कीम लाने की बात करी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। यदि कोई पुलिस अधिकारी या जिला प्रशासन का कोई अधिकारी अपने कर्तव्य को पूरा करने में विफल रहता है तो इसे जानबूझकर लापरवाही का कार्य माना जाएगा। इवन ये तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस चीज को इतना स्ट्रिक्ट बनाओ कि अगर कोई पुलिस अधिकारी है, वो इस मामले को डील कर रहा है, अगर वो नहीं रोक पाया भीड़ को, राइट, कोई पुलिस अधिकारी, तो ये माना जाएगा कि उसने सही तरीके से अपना कार्य नहीं किया, अपनी जॉब सही तरीके से नहीं करी, और उस अधिकारी को हो सकता है कि सस्पेंड कर दिया जाएगा, या फिर उस अधिकारी को इसका जो है वो झेलना पड़ेगा, मतलब ये कमेटी के सामने जो है वो उसको ये कबूलना पड़ेगा कि उसके कारण यानी यानी कि ये मॉब लिंचिंग जो है वो हुई है। तो इस प्रकार की चीज, तो कुल मिलाकर ऑफिसर को आप जो है वो बना रहे हो, मतलब घेरे में ला रहे हो कि अगर ऑफिसर कंट्रोल नहीं कर पाया तो ये फिर ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ऑफिसर को पूरा जिम्मा जो है वो अपने सर पे लेना पड़ेगा इस मॉब लिंचिंग का। तो इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि ऑफिसर और स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। मतलब जैसे ही कोई ऑफिसर देख, कई बार होता है ना कि मतलब जैसे कि कुछ लोग हैं, मैं आप लोग की बात नहीं कर रहे, आप आने वाले समय के सीनियर ऑफिसर्स बनने वाले हो, यू गाइस की बात नहीं हो रही। कुछ ऐसे ऑफिसर्स होते हैं, आपको भी पता है ये बात सच है, कि जो बोलते हैं कि अरे हमें क्या करना, कौन पड़ेगा चक्कर में, छोड़ो, फालतू रिपोर्ट रिपोर्ट करनी पड़ेगी, पूरा वो बनाना पड़ेगा, चार्जशीट वगैरह रिपोर्ट करके बतानी पड़ेगी, घटना स्थल में क्या हुआ इसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, तो लोग ये सब चीजों से हट जाते हैं, सोचते छोड़ो भाड़ जाए तो क्या करना। बट पुलिस अधिकारी को जब रिस्पॉन्सिबल बनाया जाएगा, वो कोई पुलिस अधिकारी उस क्षेत्र में है और उस क्षेत्र में ये घटना हो गई, अगर वो उस घटना को कंट्रोल करने में विफल रहा तो उसके खिलाफ फिर कार्रवाई होगी भैया। तो इससे पुलिस भी जो होगी वो अकाउंटेबल बन जाएगी। तो ये वाली भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो जीएस पेपर 4 पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज। और ये टॉपिक तो पेपर 2, पेपर 4, इवन पेपर 1 में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, अलग टाइप से, अलग तरीके से, है ना। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। चलिए एनीवेज, पेपर 1 में जैसे आपके पास डाउट आएगा कि सर पेपर 1 में तो समझ में नहीं आया कि किस तरीके से हम लोग करेंगे, तो मैं आपको सिंपल सी चीज समझा देता हूँ। देखो होता क्या है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल पेपर 1 में आपके पास एक कोई टॉपिक हिस्ट्री से एसोसिएटेड कुछ टॉपिक आ रहा है, राइट, जैसे कि हिस्टोरिकल, जैसे कि लेट्स से कि अगर हम बात करें, जैसे कि धर्म से रिलेटेड कुछ टॉपिक आ गया, राइट, हिस्टोरिकली, क्योंकि रिलीजन से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर हिस्ट्री वगैरह में हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। तो आप वे फॉरवर्ड में मेंशन करेंगे, यानी कि लास्ट में जब अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे तो आप यही चीज लिखेंगे कि कई बार धर्म के आधार पर भी दंगे हो जाते हैं और मॉब लिंचिंग के केसेस जो है वो देखने को मिल जाते हैं, और हालियों की कुछ घटनाओं के बारे में आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि अभी गुरु ग्रंथ साहिब का हमने घटना जो है वो देखी, राइट। तो आरोपी को
पुलिस में दाखिल करना चाहिए। अगर भीड़ ने उसको पकड़ भी लिया है तो उस भीड़ को ही समझना चाहिए कि नहीं, इसे हमें मारना नहीं है, राइट? उसको उठा के पुलिस को जो है वो सौंपे जिंदा। पता लगा आपने मार दिया, अधमरा कर दिया, राइट? अब वो पुलिस के सामने वो बयान ही नहीं दे पा रहा, पुलिस को भी समझ में नहीं आ रहा कि भाई इससे बयान ले क्या करें, राइट? तो फिर वो दिक्कत वाली कहानी है ना। तो फिर उसको आपको पकड़ो, आप पकड़ने के बाद भागने की कोशिश करें तो होता है, ये बात नॉर्मल सी बात है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है। वो भागने की कोशिश करेगा तो 3-4 उसमें चपेट लग जाए कि वो भागे ना, जिससे कि वो अपने आप को सरेंडर करे। जहां उसने अपने आप को सरेंडर किया वहां उसको बिठाओ गाड़ी में आराम से, उसको पहुंचाओ पुलिस थाने। तो ये कायदा होता है, राइट? उसको मारने की जगह, क्योंकि भीड़ को भी नहीं पता ना, भीड़ में मौजूद लोगों को भी नहीं पता कि वो वाकई में आरोपी है या नहीं है। पता लगे वो बेचारा तो चोर को पकड़ने के लिए पीछे भागा था, लोगों को लगा यही चोर है और उसने उसी को पकड़ लिया, राइट? ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? फिर वो पुलिस का काम है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है भाई, वो इन्वेस्टिगेट करेगी पूरे मामले को। बात समझ रहे हो आप लोग? तो ये चीज, तो आज की डेट में क्या चीज करनी चाहिए, तो प्रत्येक बार ऑनर किलिंग, घृणा अपराधों, डायन हत्या और मॉब लिंचिंग की घटनाओं के होने पर इन अपराधों से निपटने के लिए विशेष कानून की मांग उठाई जाती है। लेकिन फैक्ट यह है, तथ्य यह है कि यह अपराध हत्याओं के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए आईपीसी और सीआरपीसी के तहत जो मौजूदा प्रावधान ऐसे अपराधों से निपटने के लिए जो बनाए गए हैं वो पर्याप्त है। मतलब कह रहे हैं कि आपको इससे हटकर भी कुछ कानून बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास दंड देने के कानून है। क्योंकि अगर भीड़ द्वारा मृत्यु हो रही है तो मृत्यु करने पर तो सजा जो मिलनी चाहिए वो तो है ही ना हमारे पास, आईपीसी की 302, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया, राइट? तो ये चीज है। और साथ ही साथ ये कहा गया कि पूनावाला मामले में निर्धारित दिशा निर्देशों, यानी कि जो गाइडलाइंस जो बनाई गई थी पूनावाला मामले में, तो इसी के साथ हम मॉब लिंचिंग से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम है। तो ऑलरेडी हमारे पास जो आईपीसी सीआरपीसी में जो धाराएं हैं ये हो गई, और साथ ही साथ जो गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट की ये हो गई। तो ये पूरी चीज कह रहे हैं कि मॉब लिंचिंग से निपटने के लिए पर्याप्त है, अगर इसको आप इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करते हो तो। और इन अपराधों से निपटने के लिए मौजूदा कानूनों और प्रवर्तन एजेंसी, मतलब कि जो इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है, इनको अधिक जवाबदेही बनाने की आवश्यकता है। मेन फोकस ये रखना है कि हमारी जो पहली बात तो जो ऑलरेडी कानून है उसको आप इफेक्टिव बनाओ, लागू करो प्रॉपर तरीके से, और जो हमारे अधिकारी हैं उनको अकाउंटेबल बनाओ कि यार वो जो है वो तरीके से जो है वो मामले की जांच करें, तरीके से मामले को रोकने पर प्रयास करें, राइट? अगर वो देख रहे हैं कि कहीं पर घटना हो रही है तो उसको तुरंत प्रयास करें उसको रोकने के ऊपर। साथ ही साथ कुछ राज्यों ने जो है वो इसके रिगार्ड में कुछ अटेम्प्ट्स भी किए, प्रयास भी किए। जैसे कि मणिपुर सरकार की बात करें तो मणिपुर सरकार सरकार पहली सरकार थी जो कि बिल लेकर आई थी मॉब लिंचिंग के अगेंस्ट 2018 में। फिर राजस्थान सरकार भी बिल लेकर आई अगस्त 2019 में। फिर वेस्ट बंगाल सरकार भी एक बहुत कड़ा कानून जो है वो लेकर आई मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए। तो ये सब कुछ चीजें हैं मॉब लिंचिंग से एसोसिएटेड, जिसके बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। और जो चीज अभी हमने कवर करी है वो मोर देन सफिशिएंट है। मॉब लिंचिंग का कोई टॉपिक आता है तो इतनी चीज आप मेंशन कर देंगे तो आपका आंसर बहुत अच्छा बन जाएगा, ठीक है? तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक।